नमस्कार, मैं नीलम कुमारी, व्याख्याता, बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज। जैसे कि हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको हम आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि जो संस्कृत भाषा है उस संस्कृत भाषा का क्या महत्व है। तो अब तक के हमने जितने भी वीडियो देखे उन वीडियोस में हमने संस्कृत शिक्षण के बारे में बात की थी। आगे हम बात कर रहे हैं संस्कृत भाषा में उपचारात्मक शिक्षण। तो जैसे कि हमारे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है। उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण तभी सार्थक हो सकते हैं जबकि वो दोनों एक साथ काम में लिए जाएं। तो जब निदानात्मक परीक्षण होगा तभी उपचारात्मक परीक्षण सफल हो पाएगा, और अगर निदानात्मक परीक्षण नहीं होगा तो उपचारात्मक परीक्षण का कोई फायदा नहीं है। तो जो इससे पहले वाले वीडियो हैं उस वीडियोस में हमने बात की थी कि जो उपचारात्मक शिक्षण है वो क्यों काम में लिया जाता है। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि जैसे कि एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर इलाज करते समय रोगी के लक्षणों को देखता है, मतलब उसका निदान करता है और उसके बाद में उन लक्षणों को पहचान करके उनका क्या करता है, उपचार करता है, मतलब उस समस्या का समाधान करता है। वैसे ही हमारे संस्कृत शिक्षण में भी उपचारात्मक शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थियों के सामने अनेक समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं का निदान करके उपचार करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। फिर हमने बात कर ली थी कि जो उपचारात्मक शिक्षण है उसकी परिभाषाएं क्या हैं। तो उसके अंतर्गत हमने दो परिभाषाएं देखी थी तथा उसके बाद में हमने उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य देखे थे कि उद्देश्य क्यों निर्धारित किए जाते हैं या उपचारात्मक शिक्षण से क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं जिससे कि हमारा जो शिक्षण है, जो अधिगम है, वो अधिक सफल हो सके। आज हम बात कर रहे हैं जो उपचारात्मक शिक्षण है उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। तो जैसे कि सामान्य रूप से हम देखते हैं कि जो उपचारात्मक शिक्षण है उस शिक्षण की अनेक विधियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारे शिक्षण में हम दो प्रकार से ही उपचारात्मक शिक्षण को प्रोसेस में लेते हैं, काम में लेते हैं, जिसमें पहला है सामूहिक उपचार विधि और सेकंड है व्यक्तिगत उपचार विधि। जैसे कि नाम से ही हमें पता है, सामूहिक उपचार विधि अर्थात जिसके अंतर्गत किसी एक जो कक्ष है उस कक्ष में जो समस्यात्मक बालक हैं उन बालकों को एक समूह के अंतर्गत क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है, और विभाजित करने के बाद में उन समस्याओं का क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है, निदान किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सामूहिक मतलब पर्टिकुलर एक ग्रुप में बच्चों को विभक्त कर रहे हैं और विभक्त करने के बाद में हम उनका जो समस्या है उन समस्याओं का निदान करते हैं। तो सामूहिक उपचार विधि में क्या हो गया कि ये जो हमारी जो कक्ष के विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटा जाता है। तो छोटे छोटे समूह ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर पूरी कक्षा को ही उस समूह के अंदर बांटा गया, नहीं, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कौन से छात्र आएंगे, वे छात्र आएंगे जिनकी कोई समस्या है। तो समस्यात्मक बालक इन छोटे छोटे समूह में क्या रहते हैं, विभक्त रहते हैं। अर्थात कि हमने एक पर्टिकुलर एक ग्रुप बना लिया जिसकी समान समस्या थी। तो अब समस्यात्मक बालकों का हमें पता चल गया कि इस ग्रुप को ये समस्या है, ये अधिगम संबंधी शिक्षण नहीं कर पा रहे, तो उस समस्या का ही पर्टिकुलर उपचार किया जाता है। अगर हम पूरी कक्षा को एक साथ करेंगे तो जिन विद्यार्थियों की कोई समस्या नहीं है, हो सकता है उनको कोई समस्या क्रिएट हो जाए, या फिर वो बच्चे उन बच्चों को जो बच्चे पहले समझ चुके हैं या जिनकी कोई समस्या नहीं है वो बालक दूसरे बालकों के लिए समस्या उत्पन्न करें। इसके लिए उन्हें क्या किया जाता है, छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाता है। फिर देखते हैं कि जो सामूहिक उपचार विधि है उसके अंतर्गत सरल से कठिन क्रम अपनाया जाता है। सरल से कठिन कैसे कि पर्टिकुलर हमें पता है कि हमने क्या किया है, हमने उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हैं। हम उपचारात्मक शिक्षण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो विद्यार्थी है उस विद्यार्थी को कोई ना कोई समस्या है जो कि उसके अधिगम से संबंधित है। तो यहाँ पे सरल से कठिन क्रम कब क्यों अपनाएंगे कि बालक को जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, वो विषय वस्तु आसानी से समझ में आ जाए। तो सरल विधि से बताएंगे, मतलब जो इजी लैंग्वेज है, जो इजी कंटेंट है, उसको हम क्या करेंगे, पहले बताएंगे, और उसको इजी वे से करते करते हम क्या करेंगे, कठिन क्रम की ओर ले जाएंगे, हार्ड वर्ड्स की ओर लेके जाएंगे। तो जो कठिन विषय वस्तु है वो भी विद्यार्थी को क्या होगी, सरल से समझ में आ जाएगी। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, मान लीजिए हम व्याकरण के जो विद्यार्थी है उसको व्याकरण से संबंधित समस्या है।
अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, व्याकरण का ज्ञान हमने क्या कर लिया, सरल तरीके से दिया कि सबसे पहले हमने उसे क्या बताया, सबसे पहले हमने उसे माहेश्वर सूत्र बताए, हमने उसे स्वर बताए, हमने उसे व्यंजन बताए, फिर उनका उच्चारण स्थान बताया, फिर हमने क्या किया, धीरे धीरे आगे चलते चलते हम उसका विग्रह करते हुए जो श्लोक थे, जो सूत्र थे, उन सूत्रों का निर्माण करना बताया कि कौन से सूत्र का निर्माण करने से क्या होगा। फिर हमने क्या किया, फिर हम उसको धीरे धीरे संधि की तरफ ले गए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे सरल जो स्वर और जो व्यंजन थे या जो वर्ण थे उनका ज्ञान करवाते हुए कठिन जो संधि थी उसकी तरफ लेके गए हैं। तो जो सरल से कठिन क्रम हो गया कि आसान विषय जो विद्यार्थी ने पहले पढ़ चुका है और जो विद्यार्थी को आसानी से समझ में आ रही है वो सरल विषय वस्तु, और उसको हम कहाँ ले गए, कठिन क्रम की ओर, कि जिसके अंतर्गत बालक को क्या आ रही है, समस्या उत्पन्न हो रही है। तो दोनों में क्या कर लिया, कोरिलेशन कर लिया, दोनों को एक दूसरे से संबंधित कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कठिन विषय वस्तु है वो भी बालक को क्या हो जाएगी, उस ग्रुप को आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर कि जो शिक्षक है वो शिक्षक सामूहिक उपचार विधि के अंतर्गत क्या करता है कि उनका जो समस्याएं हैं, जो समस्यात्मक बालक हैं, उन बालकों का क्या कर रहा है, उपचार कर रहा है। तो उपचार कैसे करेगा कि उसे छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया। ग्रुप में बांटने के बाद में जो समस्यात्मक विषय वस्तु थी उस विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर बताया। अब सरल से कठिन तो उसने कह दिया कि हाँ मैंने बता दिया। तो यहाँ पे शिक्षक ने क्या कर लिया, शिक्षक ने अपना एक जो काम था, एक कर्तव्य था, उसे कंप्लीट कर दिया। अब उससे कैसे पता चलेगा कि विद्यार्थी को वो विषय वस्तु वापस से समझ में आई कि नहीं आई, उसके लिए वो मूल्यांकन करने के लिए क्या करता है, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करता है। कि मतलब बालकों से उस विषय वस्तु से संबंधित क्या करता है, प्रश्न पूछता है। और जब सारे विद्यार्थी उसका क्या करते हैं, उत्तर देते हैं, तो जो शिक्षक है उसे समझ में आ जाता है कि जो समस्यात्मक बालक हैं उनकी जो समस्या थी वो समस्या क्या हो गई, दूर हो गई। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स को फॉलो करके जो सामूहिक उपचार विधि है, उस सामूहिक उपचार विधि को उपचारात्मक शिक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो ये पर्टिकुलर क्या होगी, ग्रुप के लिए होगी। पर्टिकुलर हमारी जो कक्षा थी जिसके बहुत सारे बच्चे थे जिनकी एक समस्या थी, उस समस्या से संबंधित हो गई और यहाँ पे प्रश्नोत्तर करके हमने उसका एक तरीके से उपचार कर लिया। अब हम आगे बात करते हैं कि जो सामूहिक उपचार विधि है, वो सामूहिक उपचार विधि मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, मनोवैज्ञानिक विधि और प्रोत्साहन या अभ्यास विधि। अब जैसे कि हमें पता है कि मनोवैज्ञानिक विधि क्या होती है कि मन के अकॉर्डिंग काम करवाया जाए। अब मन के अकॉर्डिंग काम कैसे करेगा बालक, कि जैसे कि हमने यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि का काम में लिया कि बालकों से प्रश्न पूछे और बच्चों ने उसके उत्तर दिए। तो यहाँ पे शिक्षक क्या कर रहा है, शिक्षक उन्हें मोटिवेट कर रहा है कि आप आंसर दीजिए, और कौन सही आंसर देता है, कौन पहले आंसर देता है, ऐसे करके बालक को उत्साहित करना, प्रोत्साहन देना। तो मनोवैज्ञानिक विधि क्या कहती है कि मनोवैज्ञानिक विधि ये कहती है कि बालक को जो कार्य ज़्यादा पसंद होता है, बालक को वही कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे शिक्षक को देखना पड़ेगा कि किस बालक की क्या मनोस्थिति है, तो उस मनोस्थिति के अनुसार शिक्षक उन्हीं विधियों का प्रयोग करेगा यहाँ पे, जिससे कि उनका जो समस्या है उस समस्या को दूर किया जा सके। फिर हम बात करते हैं कि जो प्रोत्साहन या अभ्यास विधि, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रोत्साहन मतलब सामने वाले को मोटिवेट करना, और या फिर इसे कह सकते हैं हम अभ्यास विधि। अब अभ्यास विधि कब होगी, जब बालक उस चीज़ का क्या करेगा, बालक उस चीज़ का अभ्यास करेगा, उसकी प्रैक्टिस करेगा। अब बालक प्रैक्टिस कब करेगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि सरल से कठिन क्रम में लेके गया है जो शिक्षक उसे उस विषय वस्तु को, तो विद्यार्थी क्या करेगा, जो कठिन विषय वस्तु है उसका बार बार अभ्यास करेगा, उसे बार बार जैसे मान लीजिए उच्चारण करके या फिर लिख करके, कोई भी अपनी जिसके थ्रू बालक को आसानी से वो विषय वस्तु आसानी से समझ में आ जाती है, उस विषय वस्तु को यहाँ पे क्या कर रहा है, वो अभ्यास कर रहा है। और शिक्षक भी एक तरीके से उससे अभ्यास करवाएगा कि प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, उनका उच्चारण करना है, मौखिक उच्चारण करना है, लिखित मूल्यांकन करना है। तो ऐसे करके वो क्या कर लेगा, वो उस विषय वस्तु का क्या करेगा, अभ्यास करवाएगा। तो जब वो उसकी प्रैक्टिस करवा रहा है तो विद्यार्थी को क्या हो गया, जो विषय वस्तु जिससे उसके संबंधित उसकी समस्या थी, वो समस्या का क्या हो गया, निदान हो गया। फिर हम देखते हैं जो प्रोत्साहन या अभ्यास विधि है, ये भी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, साधारण अभ्यास और विशिष्ट अभ्यास। अब साधारण अभ्यास कैसे होगा, साधारण अभ्यास ऐसे होगा कि जो विद्यार्थी है उसे साधारण रूप में कि जो सरल वाक्य हैं उन वाक्यों का
संस्कृत में अनुवाद करना, जो शब्द हैं उनके संस्कृत में मतलब उसका विग्रह करके बताना, उनका अनुवाद बताना, या फिर जो पाठ्य पुस्तक है उसका अनुकरण करना, तो वो क्या हो गया, वो साधारण अभ्यास हो गया। जिससे क्या होगा कि बालक के जो उच्चारण संबंधी जो साधारण समस्या है वो साधारण समस्या अभ्यास के द्वारा दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम उन विद्यार्थियों को ले सकते हैं जिनकी उच्चारण संबंधी समस्या है, या फिर जो विद्यार्थी अनुकरण वाचन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे साधारण अभ्यास हो गया कि अनुकरण के द्वारा शिक्षक उस विषय वस्तु को क्या करेगा, बोल करके बताएगा, उच्चारित करके बताएगा, और विद्यार्थी क्या करेगा, जो शिक्षक ने उच्चारित की है उस विषय वस्तु को शिक्षक क्या करेगा, जो विद्यार्थी है वो क्या करेगा, उच्चारण करेगा उसका। अगर वो सही उच्चारण कर रहा है तो मतलब साधारण अभ्यास से ही उसका क्या हो गई, जो समस्या थी वो समस्या का निदान हो गया। फिर हम बात करते हैं विशिष्ट अभ्यास की, कि विशिष्ट अभ्यास की आवश्यकता कब पड़ती है बालक को। कि विशिष्ट अभ्यास, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं मूल्यांकन की। अब मूल्यांकन में क्या होता है कि जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु पर्टिकुलर एक पार्ट तो उसका आएगा नहीं, आएगी तो पूरी संपूर्ण विषय वस्तु। तो विशिष्ट अभ्यास में क्या होगा कि जो अध्यापक है वो अध्यापक उनकी विशिष्ट कक्षाएं ले सकता है, स्पेशल क्लासेस जिसको अपन बोलते हैं ना, डेमो क्लास नहीं, सॉरी डेमो नहीं, एक जैसे मान लीजिए सबकी नॉर्मल वाली क्लास होने के बाद में हम उनकी जो क्लासेस लेते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस, वो एक्स्ट्रा क्लासेस किस में आ जाएंगी, विशिष्ट अभ्यास में आ जाएंगी। तो यहाँ पे विद्यार्थी क्या करते हैं, यहाँ पे विद्यार्थी और अधिक मेहनत कर रहे हैं उन विद्यार्थियों की बजाय जो विद्यार्थी उस विषय वस्तु को पढ़ चुके हैं। तो जो एक्स्ट्रा क्लासेज हैं वो एक्स्ट्रा क्लासेज में विद्यार्थी के सामने जो भी समस्याएं आएंगी, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एक्स्ट्रा क्लासेस कब ली जाती हैं, जब किसी विद्यार्थी को या कुछ विद्यार्थियों को कोई ना कोई उस विषय वस्तु से संबंधित समस्या हो। अब वो वही छात्र उस शिक्षक की क्लास में जाएंगे जिन छात्रों को समस्या है, तो शिक्षक का क्या होगा, शिक्षक का श्रम बचेगा तथा उसे पता चलेगा कि विद्यार्थियों को क्या समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए वो क्या करेगा, विशिष्ट अभ्यास करवाएगा, एक्स्ट्रा वर्क करवाएगा उनसे, उन्हें एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करवाएगा, उन्हें एक्स्ट्रा से जैसे अनुवाद वगैरह हो गया वो बताएगा, या फिर जैसे कि उदाहरण वगैरह हम देखते हैं संधि समास के, तो उन उदाहरणों के थ्रू उसे बताएगा। तो विशिष्ट अभ्यास करवा लिया उन्होंने उसे, एक एक्स्ट्रा जो टाइम हम कहते हैं, जो एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू विद्यार्थी को दिया जाता है, वो सारा किस में आएगा, विशिष्ट अभ्यास में आएगा। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, पर्टिकुलर एक विद्यार्थी की बात ना करके पूरे समूह की बात कर रहे थे। हमारी जो कक्षा का जो समूह है उस समूह की बात कर रहे थे जिसके सामने कोई ना कोई समस्या है। तो यहाँ पे हमने देख लिया सामूहिक उपचार विधि मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, मनोवैज्ञानिक और प्रोत्साहन या अभ्यास विधि। और प्रोत्साहन और अभ्यास विधि भी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, साधारण अभ्यास और विशिष्ट अभ्यास। यहाँ तक तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं व्यक्तिक उपचार विधि की, कि पर्टिकुलर हमारी पूरी कक्षा के सामने कोई समस्या नहीं है, लेकिन किसी एक बच्चे की कोई ना कोई समस्या है जिसका निदान करके उपचार करना है। तो व्यक्तिगत उपचार विधि में क्या होगा, पर्टिकुलर एक विद्यार्थी की संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण किया जाता है, उनका उपचार किया जाता है। अब इसके अंतर्गत में मुख्य रूप से क्या होगा, मुख्य रूप से जो हमारी सामूहिक विधि उपचार विधि के अंतर्गत हमने जो क्रियाएं अपनाई थी, जो कार्य किए थे, वही अधिकतर कार्य हम किस में करेंगे, व्यक्तिगत उपचार विधि में। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो एक समूह की जो समस्या थी वही समस्या एक पर्टिकुलर एक विद्यार्थी के, तो एक विद्यार्थी की समस्या होने के कारण जो समस्या सामूहिक रूप से उसे छोटे छोटे समूह में बांटना था, वो समूह में ना बांट करके उसे क्या कर लिया, पर्टिकुलर एक विद्यार्थी की समस्या का समाधान करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सरल से कठिन। तो सामूहिक में भी हमने यही किया था कि जिस विषय वस्तु से संबंधित विद्यार्थी को समस्या आ रही है उस समस्या का कंटेंट हमने क्या कर लिया, सरल से कठिन क्रम में लिया। ऐसे ही हम व्यक्तिक में भी क्या करेंगे कि पर्टिकुलर सरल से कठिन की ओर जो विद्यार्थी है उस विद्यार्थी को समस्याओं का समाधान करेंगे। तो सरल से कठिन में कि जो विषय वस्तु से समझ में आ चुकी है, मान लीजिए हम ग्रामर की बात नहीं करते, हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा गद्य शिक्षण है, तो गद्य शिक्षण के अंतर्गत जो भी पार्ट है, जो भी चैप्टर है, वो सारा चैप्टर उस विद्यार्थी को अच्छा आसानी से समझ में आ गए, बजाय किसके, कठिन शब्दों के। तो हम क्या करेंगे
कि जो शिक्षक है वो शिक्षक उस सरल विषय वस्तु को, कि जो चीज़ उसे समझ में आ रही है उससे संबंधित उसे करते हुए कठिन शब्दों की ओर लेके जाता है या कठिन क्रम की ओर लेके जाता है। और इसके अंदर जो कठिन शब्द हैं उन शब्दों के भावार्थ वो उसे अपनी जो साधारण भाषा है या फिर मातृभाषा है उस मातृभाषा में समझाता है और विद्यार्थी को वो चीज़ क्या आसानी से समझ में आ जाती है। तो उसने क्या किया, जो विषय वस्तु जो विद्यार्थी को समझ में आ रही थी उससे संबंध जोड़ते हुए जो कठिन विषय वस्तु विद्यार्थी की समस्या उत्पन्न कर रही थी उसकी तरफ लेके गया। तो विद्यार्थी को पता ही नहीं चला कि कब उसने सरल से कठिन वाला क्रम अपना लिया और उसे वो विषय वस्तु समझ में आ गई। इसके बाद में हम कई बार क्या करते हैं कि जिस शिक्षक बोलता है फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, तो जब हम उसे 2-4 बार बोलते हैं तो थोड़ा कुछ शब्दों का क्या होता है आइडिया हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम सरल से कठिन क्रम में उसे अपना सकते हैं कि बार बार उसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने से कई बातें हमारे दिमाग के जहन में बैठ जाती हैं और वो चीज़ हमें याद हो जाती है। फिर हम बात करते हैं सेकंड, अभ्यास की सुविधा। हमें पता है कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति है, जो एक विद्यार्थी है उस विद्यार्थी का ही सिर्फ उपचार करना है, उसी विद्यार्थी की समस्या का समाधान करना है। तो अभ्यास के थ्रू कैसे करेंगे, जैसे हमने बोला था कि उच्चारण करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे उच्चारण स्थान है वो कौन कौन से हैं और किन किन वर्णों का उच्चारण कहाँ से हो रहा है। अब यहाँ पे विद्यार्थी के लिए शिक्षक क्या करेगा, कुछ ऐसे शब्दों का निर्माण करेगा जो कि पर्टिकुलर उसी उच्चारण स्थान से संबंधित हो। तो यहाँ पे बार बार उन वर्णों का क्या कर रहा है, वो उच्चारण करवा रहा है, उसे प्रैक्टिस करवा रहा है, उससे अभ्यास करवा रहा है, जिससे क्या होगा उस विद्यार्थी को वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि इसका उच्चारण यहाँ से होगा, तो वो उच्चारण स्थानों से क्या होंगे याद हो जाएंगे। दूसरी बात हम देख सकते हैं कि विद्यार्थी को बोलते समय कुछ शब्दों के उच्चारण करते समय विद्यार्थी को क्या होता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि हमारा जो निदानात्मक परीक्षण है उस परीक्षण का को प्रयोग में लेते समय विद्यार्थियों के सामने सामान्य रूप से कुछ समस्याएं आती हैं जिनको हमने 2 पार्ट में बांटा था। अगर आपको उससे भी संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो आप हमारे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ पे निदानात्मक परीक्षण में मैंने बोला था कि जो निदानात्मक परीक्षण है उसके समस्याओं के लिए मुख्य रूप से 2 कारण हो सकते हैं, आंतरिक और बाह्य। तो जो आंतरिक कारण है उस आंतरिक कारण में मैंने बताया था कि मुख्य रूप से 2 प्रकार से विभक्त है, शारीरिक और मानसिक। और शारीरिक में भी मैंने बोला था कि जो विद्यार्थी है उसको उच्चारण संबंधी समस्याएं जैसे जीभ का जुड़ा हुआ होना, शब्दों का उच्चारण कम कर पाना या फिर नाक से उच्चारित करना, ऐसे कई कारण हो सकते हैं जो उसके शरीर से संबंधित हैं। तो जो शारीरिक समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम उसका क्या करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं। तो जो विद्यार्थी को उच्चारण से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं उनका शिक्षक क्या करता है, बार बार उच्चारण करवाता है, उनका अभ्यास करवाता है। तो अभ्यास की सुविधा के द्वारा भी पर्टिकुलर किसी बच्चे को कोई समस्या है जैसे हकलाने की, तुतलाने की या फिर नाक से बोलने की या फिर कुछ वर्णों में वो बोल नहीं पाता, अटक जाता है, तो उनके उच्चारण का अभ्यास के माध्यम से उच्चार किया जा सकता है। और लास्ट है इसमें आधारभूत नियमों का ज्ञान। आधारभूत नियमों का ज्ञान मुख्य रूप से हम कहाँ करते हैं कि विद्यार्थी को मान लीजिए वो कक्षा में उपस्थित नहीं हुआ और शिक्षक ने सामान्य नियमों का ज्ञान उसे करवा दिया कि जैसे व्याकरण का हम करवाते हैं तो संधि समास पढ़ा रहे हैं तो उसके कौन कौन से नियम होंगे जिनका हमें ध्यान रखना है या फिर किसके निर्माण से किन शब्दों का किन वर्णों का निर्माण होगा, तो वो क्या था, वो उसके साधारण नियम थे। तो आधारभूत नियमों का ज्ञान कैसे करवाएगा कि जैसे ही शिक्षक ने शुरू किया, मान लीजिए संधि की बात करते हैं अपन, तो संधि में उसने सबसे पहले संधि की परिभाषा बताई, फिर उसके प्रकार बताए, फिर पर्टिकुलर उस संधियों के प्रकार में भी जो स्वर संधि है उसके प्रकारों की व्याख्या की, स्वर संधि में होते कौन कौन से वर्ण हैं उनके बारे में ज्ञान करवाया। फिर मान लीजिए गुण संधि है तो गुण संधि का कौन सा सूत्र है, कौन से उसके नियम होंगे, क्या उसकी परिभाषा होगी, कौन से अपवाद होंगे, उनके बारे में बताया। तो विद्यार्थी को क्या हो गया, उन सारी चीज़ों के बारे में आधारभूत ज्ञान हो गया कि पर्टिकुलर
जब मुझे गुण संधि पढ़नी है तो गुण संधि पढ़ने से पहले मुझे संधि, संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार, फिर स्वर संधि की परिभाषा, फिर स्वर संधि के प्रकारों में भी गुण संधि, उसकी परिभाषा, उसके जो नियम अपवाद हैं उनके बारे में ज्ञान करना आवश्यक है। तो वो क्या हो गया, आधारभूत हो गया कि नीचे से बेस से लेकर के बच्चे को ऊपरी ज्ञान देना। अगर बच्चे को आगे का ज्ञान देंगे, मान लीजिए हमने गुण संधि उसे बताई नहीं और आगे हम बढ़ गए, यण संधि बता दी, अयादि संधि बता दी, वृद्धि संधि बता दी, तो वो क्या हो गया, उसे पता ही नहीं चलेगा कि पर्टिकुलर ये चीज़ें आई कहाँ से हैं। तो इससे क्या है, आधारभूत नियम। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि संधि का निर्माण करने से पहले विद्यार्थी को माहेश्वर सूत्रों के बारे में ज्ञान करवाना, फिर उनका वर्णों का, स्वरों का ज्ञान करवाना, व्यंजनों का ज्ञान करवाना, तो उससे क्या होगा, वो भी उसे आधारभूत जो ज्ञान है उसका आगे बढ़ाने वाले ज्ञान में सहायक होगा। तो वो जब वो गुण संधि का निर्माण करेगा तो गुण संधि के निर्माण में उसे पता चलेगा कि माहेश्वर सूत्रों में कौन कौन से वर्णों के मिलने से किस एक शब्द का, वर्ण का निर्माण होगा। तो वो क्या है, आधारभूत नियम कि पर्टिकुलर बेस से बताते हुए विद्यार्थी को कठिन ज्ञान की ओर लेके जाना। तो ये क्या था, ये था पर्टिकुलर एक बच्चे से संबंधित समस्या। तो यहाँ पे हमने क्या देखी कि उपचारात्मक शिक्षण का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी दो पार्ट में डिवाइड है, सामूहिक उपचार और व्यक्तिगत, ग्रुप में और पर्सनल। अब ग्रुप में भी हमने दो प्रकार में बांट दिए, जैसे मनोवैज्ञानिक और अभ्यास के द्वारा या प्रोत्साहन। और जो हमारा अभ्यास है वो भी दो प्रकार से है, साधारण अभ्यास और विशिष्ट अभ्यास। आई होप आपको ये सारी चीज़ें, यहाँ तक का जो उपचारात्मक शिक्षण का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आसानी से समझ में आ गया होगा। और अब आपको पता होगा कि उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है या उपचारात्मक शिक्षण प्रयोग में क्यों लाया जाता है। तो जो संस्कृत भाषा में जो उपचारात्मक शिक्षण है उसका मैंने आपको अर्थ, परिभाषाएं, उसके उद्देश्य और प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और अगर उससे पहले वाला भी आपको निदानात्मक परीक्षण के बारे में पता करना है तो आप हमारे लिंक के जो इसमें नीचे दिया गया है उस लिंक पे जाके देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। आप हमारे जो वीडियो है उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।